इस मुद्दे पर जो सरकार का विरोध कर रहे हैं वो पूछते हैं कि वक्फ में बदलाव जरूरी है तो मंदिर के ट्रस्टों में बदलाव क्यों नहीं। इसीलिए हमें यह भी समझना होगा कि वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट और मजहबी क्रियाकलाप में अंतर क्या है और क्या वक्फ बोर्ड और हिंदू मंदिरों की तुलना की जा सकती है। वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान और उसके अलावा प्रतिक्रियाओं में मंदिरों और वक्फ बोर्ड के बीच भेदभाव का प्रश्न बार बार उठा। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित है। आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हो। सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। सवाल यह है कि क्या मंदिरों के प्रबंधन और वक्फ बोर्ड के बीच किसी तरह की तुलना की जा सकती है। पहले हम आपको बताते हैं क्यों की जा सकती है तुलना। दोनों दान और धर्मार्थ संस्था के रूप में काम करते हैं। दोनों की प्रबंध समिति होती है जो संपत्ति की मालिक होती है। दोनों सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं चलाते हैं। लेकिन कुछ और पहलू भी हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मंदिर प्रबंधन और वक्फ बोर्ड के बीच तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि मंदिर बोर्ड सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जबकि वक्फ एक स्वायत्त संस्था है। वक्फ बोर्ड के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियों वाला ट्राइब्यूनल होता है, मंदिर बोर्ड के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं। संशोधन से पहले के कानून की धारा 40 के अनुसार वक्फ के पास यह अधिकार था कि वो किसी संपत्ति या जमीन को वक्फ घोषित कर सके। मंदिरों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। हालांकि हिंदू साधु संत सन्यासी स्वायत्त सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं ताकि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर रखा जा सके और वैदिक क्रियाकलापों को धर्माचार्यों के अनुसार किया जा सके। पिछले साल तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद ये मांग तेज हुई और प्रयागराज महाकुंभ में इस विषय पर देश भर के संतों के बीच व्यापक चर्चा हुई। वक्फ बोर्ड को सरकार ने पर्सनली कोर्ट बना के दिया हुआ है और वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो वो जो चीजें होंगी वो वक्फ बोर्ड में सुनी जाएगी, कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं सुनी जाएंगी। और वहां जज भी उन्हीं का होगा, वकील भी उन्हीं का होगा, तुम्हें सुनाना भी उन्हीं को है। तो वही चीज हम सनातन बोर्ड में मांग रहे हैं कि हमारा अपना कोर्ट होगा। जो धार्मिक स्थान है उनके केस उसी जगह पे चलेंगे, उसी केस कोर्ट में चलेंगे। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं होगी। दरअसल देश के बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंधन सरकार की ओर से नियुक्त बोर्ड के माध्यम से होता है और बोर्ड का अध्यक्ष भी राज्य सरकार की ओर से नियुक्त व्यक्ति होता है। वो नेता भी हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, लेकिन नियुक्ति राज्य सरकार ही करती है। किसी एक बोर्ड का नियंत्रण देश के सारे मंदिरों पर है नहीं और हिंदू धर्म में मंदिरों का ट्रस्ट ही धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करता है और यही फर्क है वक्फ बोर्ड और मंदिर के ट्रस्ट में। मंदिर के लिए या किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए राज्य सरकार जो बोर्ड या व्यवस्था बनाती है उसमें कोई भी हो सकता है। ममता सरकार ने फिरहाद हाकिम को तारकेश्वर मंदिर के डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद बोर्ड ने 18 गैर हिंदू कर्मचारी हटाए थे। 2013 में अखिलेश यादव ने आजम खान को महाकुंभ मेला समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। सीधे तौर पर देखा जाए तो मंदिरों और वक्फ बोर्ड के प्रबंधन की तुलना पूरी तरह से नहीं की जा सकती। सिर्फ 2 गांव से भारत में शुरू हुआ वक्फ संपत्ति का इतिहास आज 39 लाख एकड़ भूमि तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि पिछले 12 सालों में वक्फ संपत्ति की मात्रा दोगुनी हुई है। इस समय वक्फ के पास जितनी भूमि है वो दुनिया के 30 संप्रभु राष्ट्रों के बराबर है। लेकिन वक्फ बोर्ड पर अक्सर गैर कानूनी तरीके से गैर मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप लगते हैं। जो वाकिफ होता है वो मुसलमान ही होता है, वही क्रिएट करता है। औकाफ को कौन चलाता है? उसका मुतावली चलाता है, वो मुस्लिम ही होता है। यहाँ में गैर मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आने का संभावना कहाँ है, वो बताइए। जबरदस्ती बोलता है कि नॉन मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी और मुस्लिम का रिलीजियस अफेयर्स में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं है,
फिर भी आप बोल रहे हैं सर मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूं। सच्चाई को मानने के लिए वो तैयार नहीं है, मैं किस भाषा में समझाऊं सर? वक्फ संपत्तियों पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वक्फ बोर्ड गैर मुसलमानों या अन्य लोगों की जमीनों पर अवैध दावा करता है। कुछ मामलों में वक्फ बोर्ड सदियों पुराने दान पात्रों के आधार पर जमीनों पर दावा करता है, जिनकी वैधता का कोई कानूनी आधार नहीं होता। आंध्र प्रदेश में कुछ हिंदू मंदिरों की जमीन को वक्फ रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया, जिसे बाद में अदालतों में चुनौती दी गई। इसी तरह ये विवाद हमेशा से चलता आया है। मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग देश तोड़ दोगे आप लोग। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। सरकार का दावा है कि वक्फ के नाम पर कई संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा था, जिसके कारण नए बिल की जरूरत पड़ी, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। वक्फ बोर्ड के नियम कानूनों की ताजा स्थिति पर भी एक नजर डालिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 8,72,000 वक्फ संपत्तियां भारत में हैं। फिर भी मुसलमानों की बड़ी आबादी गरीबी में जीने को मजबूर है। इस समय वक्फ ट्राइब्यूनल में 14,417 मुकदमे लंबित हैं। सरकार के वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में लाख तर्कों के बावजूद विपक्ष को ये नामंजूर रहा। हालांकि देश के कई हिस्सों से मुस्लिम समाज की तरफ से भी इस संशोधन के पक्ष में आवाजें उठी और खुशियां मनाई गईं। ये सवाल देश के सामने बार बार आता रहा है कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है या फिर इसका प्रयोग समय समय पर राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। सवाल ये भी उठता रहता है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए वक्फ कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है, या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते वक्फ के कानून में संशोधन किए गए और उन्हें असीमित अधिकार दिए गए। तथ्य क्या कहता है, इसकी विवेचना जरूरी है। जल्दी पास कीजिए इस बिल को। अब ये जो अधिकार है, वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों की देखरेख के लिए किया गया था। संशोधन के समय संसद के दोनों सदनों में इस पर जो बहस हुई, उसके केंद्र में यह सवाल था कि क्या वक्फ बोर्ड का गठन जिस उद्देश्य के लिए हुआ था वो उसे पूरा कर रहा है। वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो।
सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है, जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है। वक्फ संपत्तियों में अधिकतर दान मुस्लिम शासकों, सूफी संतों, धनी व्यापारियों या धार्मिक नेताओं द्वारा किया गया है। इस दान के पीछे मुख्य कारण होता था स्कूल, मदरसे, कब्रिस्तान, मस्जिदें या दूसरी धार्मिक क्रियाओं के लिए संपत्ति का उपयोग करना। वक्फ की तरफ से दान से मिली संपत्तियों के आधार पर जो स्थिति है उसमें 1,40,803 खेती की जमीनें, 33,502 दरगाह, मकबरा या मजारें, 1,50,569 कब्रिस्तान, 92,517 घर, 9,199 ईदगाह, 1,19,280 मस्जिदें, 2,094 स्कूल, 3,897 तालाब, 1,13,193 दुकानें। वक्फ का उद्देश्य सीधे सीधे गरीब जरूरतमंदों के लिए दान से था, जिसके लिए धनी वर्ग अपने लिए जरूरी संपत्ति रोककर बाकी दान कर दिया करते थे। एक समय इसमें हैदराबाद के निजामों की भूमिका बड़ी अहम रही। उन्होंने न सिर्फ इस्लामिक संस्थाओं बल्कि कई अहम मंदिरों को भी संपत्ति दान की। इसी तरह बीजापुर और गोलकुंडा के नवाबों ने भी संपत्ति वक्फ में दान की। अहमदाबाद के बड़े उद्योगपतियों, उत्तर प्रदेश, बिहार के रईसों ने धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए काफी संपत्तियां वक्फ की। विप्रो के अजीम प्रेमजी का नाम भी वक्फ संपत्ति दान करने में अग्रणी रहा है। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। वक्फ का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक कभी नहीं रहा था। इसे हमेशा सामाजिक उपक्रम माना गया था, लेकिन समय समय पर वक्फ के जरिए राजनीति को साधने की बातें भी सामने आती रही। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। आज आप कह रहे हैं कि मुसलमान मस्जिदों में ऐलान करा रहे हैं आप कि जी मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ। यहाँ याद आता है आपने जो हाल किया है वो याद नहीं, लोगों को जानते नहीं है लोग कि आपने किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आप बोलने के लिए आज जो वोट 100% मांगते हैं मुसलमानों के, राहुल गांधी, उनके पास 2 शब्द नहीं थे मुसलमानों के लिए बोलने के लिए पार्लियामेंट में। ओवैसी साहब कह रहे हैं हम 2ym दर्जे के नागरिक हो गए हैं। 2ym दर्जे का नागरिक आपने तो बना रखा है हमें। ओवैसी साहब, आप अशराफ हैं, आप एलीट क्लास हैं। गरीब मुसलमान को आपने 2ym दर्जे का नागरिक तो बना रखा है। आज गरीब पसमानदा मुसलमान को इंसाफ देने का काम मोदी सरकार कर रही है। वो पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मान जाइए, आप लोगों ने तो सिर्फ हमारा राजनीतिकरण किया है, शोषण किया है। वक्फ देश के सब्र और संयम को सियासत के तराजू में तौल रहा है। सियासत इसमें अपना वजन रखकर पूरे मामले को अपनी ओर झुकाना चाहती है। वक्फ पर सियासत पहले भी मुद्दा था, अब भी है। इस्लामिक परंपरा में एक बार वक्फ घोषित होने के बाद संपत्ति का स्वामित्व अल्लाह के नाम पर होता है और इसे बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इन संपत्तियों का प्रबंधन एक मुतव्वली के हाथों में होता है जो वक्फ बोर्ड के अधीन कार्य करता है। वक्फ की संपत्ति जनता के उपयोग में आएगी या कुछ के उपयोग में आएगी? आज के संशोधन से ये गरीब, बेवा, अनाथ बच्चे, महिलाएं, बाकी सबों के लिए इसका उपयोग होगा। लाखों संपत्ति है। एक यूनिवर्सिटी आई, एक मेडिकल कॉलेज आया क्या? एक स्कूल खुला, एक स्किल सेंटर खुला क्या? क्यों? तो ये जो मुतवल्ली जो सिर्फ मैनेजर होते हैं, कैसे मैनेज कर रहे थे? अब अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि पर फैली हुई है। अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।
इतनी विशाल संपत्ति होने के बावजूद वक्फ बोर्ड्स की आय अपेक्षाकृत कम नहीं बल्कि बहुत कम है। 2006 में सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन संपत्तियों से वार्षिक आय केवल 163 करोड़ रुपए थी, जबकि संभावित आय 12,000 करोड़ रुपए हो सकती थी। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? एक वक्फ की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई 10 बीघा है, उसको 10 बीघा को 10 जगह डिवाइड कर दिया तो प्रॉपर्टी जितनी थी वही है, लेकिन औकाफ उतने ही हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ बढ़ी हैं। एक प्रॉपर्टी में 50 प्रॉपर्टीज़ बन गई तो 50 हो गई, वो अलग से नहीं आई हैं कहीं। आपको चेक ये करना है, ये जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ अभी, ये मैं भी इस पर क्लियर नहीं हूँ कि कितनी ज़मीनें थी और कितनी बढ़ गई हैं। तो ये इसको एनालिसिस कर लेंगे तो चीज़ें साफ हो जाएंगी। मुझे लगता है कि प्रॉपर्टियों में जो 9 लाख हेक्टेयर भूमि बताते हैं, आपको मालूम है दर्ज कितनी है वक्फ में? 3.5 लाख ओनली। तो ये कहाँ है बाकी? इसका पर्दाफाश होना चाहिए। जिन्होंने लूटा है वक्फ बोर्डों को, इन सब की, मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, सबकी CBI इंक्वायरी करा दीजिए, देश की आज़ादी से लेकर अब तक। और जिन्होंने चोरी की है, इन गरीबों का हक मारा, इन सारे लकड़बग्गों को सलाखों के पीछे डालिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्फ का प्रबंधन विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से होता है। तुर्की में वक्फ को फाउंडेशन कहा जाता है और ये मंत्रालय के एक विभाग के तहत आता है। मिस्र में मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स नाम का एक विभाग होता है जो मस्जिदों के निर्माण और देखरेख के अलावा जन सेवा के काम करता है। पाकिस्तान में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन इस्लामाबाद और प्रांतीय सरकारों की अलग अलग अथॉरिटीज के जरिए किया जाता है। बांग्लादेश में वक्फ संपत्तियों की देखभाल धार्मिक मामलों का मंत्रालय करता है। इंडोनेशिया में वक्फ बदन वाकिफ इंडोनेशिया नाम की संस्था वक्फ संपत्तियों के इस्तेमाल के लिए निर्देश देती है। ये संस्था सरकार को भी वक्फ संपत्ति संबंधित सलाह दे सकती है। इस संस्था के पदाधिकारियों का निलंबन या बर्खास्तगी राष्ट्रपति करता है। कुवैत में धार्मिक मंत्रालय के अधीन वक्फ संपत्तियों की देखभाल और संचालन होता है। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ है। इसी तरह कतर, इराक और UAE में वक्फ के लिए अलग मंत्रालय है। वहीं कुछ मुस्लिम देशों में वक्फ की व्यवस्था नहीं है। लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया जैसे देशों में वक्फ की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये सभी मुस्लिम देश हैं। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और यहाँ ISIS का इलाका, वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी हमारे यहाँ क्यों है? कैसा? इस्लाम के अंदर आइए, अगर इतना भाईचारा है तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग क्यों है मेरे भाई? जमीन पे एक दूसरे पे एतबार नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए साथ में आने की बात है। ये भी जरा सोचने की बात है। और जो अकलियतों में भी अकलियत है, आगा खानी है, बाकी है, जो बोहरा है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर भी ईमानदारी से सबको समान प्रतिनिधित्व देते हुए एक नई सुबह के नए वक्फ का आगाज किया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। कहते हैं बदलाव किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर अच्छाई के लिए किया जाए तो बदलाव अच्छा है।